रेस्टोरेंट के बाएं कॉर्नर वाली मेज़ पर दो दो कुर्सियां आमने सामने रखी हुई थी, जिसमें से एक कुर्सी पर नफीस और उसके ठीक सामने वाली कुर्सी पे उसकी बहन अफसाना बैठी थी। बाकी दो कुर्सियां उनके एहसासात को अपनी गहरी निगाहों से निहार रही थी। कुर्सियों के भी आँख होते हैं क्या? मैंने तो दीवारों के कान के बारे में ही सुना था। नफीस का दिमाग कुछ लम्हे के लिए इसी वैज्ञानिक सोच पर ठहर गया था। इतने में वेटर ने चिकन मुगलई की 2 प्लेट्स और 4 रुमाली रोटियां नफीस और अफसाना के सामने रख दी थी। नफीस तकरीबन 21 साल का रहा होगा, जिसकी हाल ही में कॉलेज लाइफ शुरू हुई थी। दोनों भाई बहन उसी रेस्टोरेंट के बाजू में मौजूद सिटी हॉस्पिटल से होकर आए थे। नफीस की मां को कोलोन कैंसर था और वो हॉस्पिटल के आईसीयू कमरे में अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। नफीस बहुत परेशान था। उसके माथे पे उभरे सिकन की गहराई इस बात की निशानदेही कर रही थी। नफीस की परेशानी का वजह शायद वो नहीं था जो उसकी बहन समझ रही थी। दरअसल उसके पापा ने आज उससे एक ऐसी बात बताई थी जिसने नफीस के दिल पे किसी सूती चादर की सलवटों जैसे निशान छोड़ दिए थे। इन तमाम उलझनों के दरमियान नफीस को खाना जल्दी से निपटा कर अपनी बहन से छुटकारा भी पाना था, ताकि वो पार्क में इंतज़ार कर रही अपनी महबूबा नाजनीन से मिल सके, जो 3 साल पहले उसकी ज़िंदगी में आई थी और आज उनका एनिवर्सरी था। नफीस की बहन अफसाना उससे 3 साल छोटी थी, जिसका नफीस से हर तीसरे दिन झगड़ा हो जाता था। हिंदुस्तानी घरों में 5 साल से कम अंतर के सिबलिंग्स के दरमियान ऐसा होना उनके नॉर्मल जीनोम की गवाही देता है। ज़्यादा घुल मिल कर रहने वाले भाई बहन एबनॉर्मल ही माने जाते हैं। हालांकि नफीस और अफसाना के बीच झगड़े की सबसे बड़ी वजह टेलीविज़न का रिमोट नहीं, बल्कि उनके घर की रिमोट यानी उनकी माँ थी। अफसाना को लगता था कि नफीस को माँ से ज़्यादा स्नेह मिलता है। इसी एहसास कमतरी में वो नफीस को ऐसा कुछ बोल जाती थी जिससे नफीस को लगता था कि सीज़ फायर का उल्लंघन हो गया और जंग का आगाज़ हो जाता था। इधर नफीस अपनी इन्हीं ख्यालों में गुम था कि वेटर ने पानी का एक बेहतरीन नक्काशी वाला जग 2 गिलासों के साथ टेबल पर रख दिए। अफसाना थोड़ा ज़्यादा बोलती थी और इसी को एक बार फिर प्रूव करने के लिए उसने वेटर को ये कहते हुए टोक दिया कि तुम तो बेसिक एटिक्यूट्स के डिफिशिएंट दिखते हो। तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि पानी पहले सर्व किया जाता है। 30 सेकेंड्स के इस जुबानी जंग को नफीस ने अपनी एग्जेम्पलरी समझबूझ का उदाहरण पेश करते हुए निपटा दिया। इन 30 सेकंड्स में नफीस के दिमाग को एक रूहानी आफियत मिली थी। अफसाना के टोकने पर नफीस ने रुमाली रोटी का एक निवाला तोड़ तो लिया था, तभी अचानक उसकी आंखों में आंसू का एक बूंद मोती की मानिंद मेज पर रखी ग्रेवी में टपक गया, मानो ऐसे जैसे कि नफीस के दिल के दर्द और ग्रेवी में नमक की कमी ने बराह रास्त किसी हॉटमेल के जरिए राब्ता कर लिया हो। उधर अफसाना ने यह सब कुछ नोटिस कर लिया था और अपने महबूब भाई के इस कदर गमजदा होने पर चिकन की ग्रेवी उसके लिए फिर से फीकी पड़ गई थी। शायद इन दोनों का इमीडिएट सराउंडिंग हर तरफ से संकेत दे रहा था कि नफीस को अब खुलकर ज़ारो कतार रो लेना चाहिए। दरअसल बात कुछ यूँ थी कि नफीस के पापा ने आज जो दास्तान उसको सुनाई थी वो 21 साल पहले की थी, जब उसी सिटी हॉस्पिटल के लेबर रूम में नफीस ने इस मकड़ी के जाले जैसी दुनिया में कदम रखा था। नफीस की माँ लेबर पेन के खतरनाक मरहलात से गुजर रही थी और इसी दौरान उनकी हालत नाजुक हो गई थी। नफीस तो सही सलामत नर्स की गोद में आ गया था, मगर उसकी माँ को एक्सेसिव ब्लड लॉस हुआ था, जिसके कुछ घंटों बाद नफीस की माँ ने हॉस्पिटल में ही दम तोड़ दिया था। नफीस के पापा पर गमों का हिमालय टूट पड़ा था और रिश्तेदारों की राय के बाद उन्होंने एक दूसरी औरत से निकाह कर लिया था। यानी नफीस ने जिस औरत को 21 साल से अपना प्राउड मॉम समझा था, वो उसकी प्राउड मॉम तो थी पर जेनेटिक मॉम नहीं। नफीस अब लामहदूद वक्त के लिए एक ऐसी उलझन के गिरफ्त में आ गया था जिससे निकलना नामुमकिन सा हो गया था। वो इसी सोच में था कि उसके लिए प्रेम यानी मोहब्बत क्या है। 21 साल पहले उसे ज़िंदगी में लाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देने वाली वो औरत जो उसकी जेनेटिक मॉम थी, या 21 साल से उसे अपनी नज़रों का तारा बनाए बैठी और कभी पराई औलाद का एहसास न दिलाने वाली वो औरत जो कोलोन कैंसर की वजह से ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला थी, या फिर वो लड़की जो पार्क में गुलाब लिए उसका इंतज़ार कर रही थी, जिसने 3 साल से वफा की डोर को बांधे रखा था। मेरे ख्याल में सभी, बेशक सभी, क्योंकि प्रेम वो एहसास है जो खुशबू की तरह बिखर जाता है। इसे हम किसी खास रिश्ते की मोनोटोनी नहीं बना सकते।
फिजिक्स में जैसे हम पढ़ते हैं कि वाटर सिप्स ऑन इट्स ओन वे, ठीक वैसे ही प्रेम वो पानी है जो अपना रास्ता तलाश कर लेती है। इस मुख्तसर सी कहानी को सुनाने का राज ये है कि आज वैलेंटाइन है। अपनी ज़ुबान में कहें तो प्रेम करने का दिन ज़रूरी भी है, निहायत ज़रूरी। शायद ये एक दिन न होता तो साल के 100% दिन नफ़रत के नाम ही होते। इस एक दिन ने ही प्रतिशत को शत होने से रोक रखा है। वैलेंटाइन का इतिहास चाहे जो भी हो, मकसद तो प्रेम ही है ना। हमारी नज़र में ये प्रेम एक निहायत ही ब्रॉड टर्म है जिसे आप महबूब के पहलू में समेट देना चाहते हैं, जिसे आप सुर्ख आरिज और स्याह जुल्फ तक सीमित रख देते हैं। परंतु 2.5 अक्षरों का यह आर्टिकुलेशन अपने आप में किसी भी आँख से गहरा है और किसी भी आईलाइनर से ज़्यादा डार्क है। यह हर उस माँ का इंतज़ार है जो वो गर्भ में पल रहे अपने बच्चे के जन्म के लिए करती है। यह हर उस भाई का आंसू है जिसका बोझ बहन की विदाई के वक्त पलकें सह नहीं पाती। यह हर उस पत्नी का धैर्य है जो सरहद पर कायम अपने पति से सालों तक नहीं मिल पाती। यह हर उस बच्चे का खिलौना है जिसके टूट जाने पर वो बिना किसी अभिनय के रोता है। यह हर उस बुजुर्ग की लाठी है जिसे वो सोते वक्त अपने सिरहाने रख के सोता है। आप प्रेम को बांध नहीं सकते। प्रेम हर बंदिश से आज़ाद है। ये राधा और कृष्ण का श्रृंगार है। ये बादशाह अकबर और जोधाबाई का गाना है। ये ईश्वर से हो जाता है तो इंसान नींद तक कुर्बान कर देता है। परिंदों से हो जाता है तो इंसान प्रोफेसर सालिम अली बन जाता है। प्रेम पर्वत से हो जाए तो तारीख दशरथ माजी जैसी शख्सियत देख लेती है। और यही प्रेम अगर शहनाई से हो जाए तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बन के उभरते हैं। और यही प्रेम अगर मुल्क से हो जाए तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड में जैसलमेर की चिलचिलाती धूप और -50 डिग्री सेंटीग्रेड में सियाचिन की मुंजमिद कर देने वाली बर्फ भी बाजरे की रोटी और पालक की साग जैसा अनुभव देती है। मगर अफसोस कि ये प्रेम किसी खास जोन तक सीमित रख दिया गया है, और सद अफसोस कि ये वहाँ भी सलामत नहीं है। लव के नाम पर लस्ट का व्यापार इतना आम है कि हाथ मिलने से पहले जिस्म मिल जाते। खैर, ये सेंसिटिव मुद्दा है जिस पे लिखना और बोलना तलवार की धार पे चलने से ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन फिर भी मैं इतना तो ज़रूर कहना चाहता हूँ कि इस खूबसूरत एहसास को बदनाम मत कीजिए। अपने आप से वादा कीजिए कि प्रेम असफल होने पर बर्दाश्त करने का हुनर पैदा कीजिएगा। चेहरे पे एसिड नहीं फेंकिएगा। जिस चेहरे से प्रेम करने का ढोंग कर रहे थे उसी चेहरे को बर्बाद करके जश्न नहीं मनाइएगा। और ये बातें सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है। दौरे हाजिर में पापा की परियां भी इन गुनाहों में कहीं न कहीं मुलविस हैं। जवानी के नशे में अंधे हजरत इंसान से गुजारिश है कि बलात्कार नहीं कीजिएगा। बलात्कार को अपनी जीत या अपनी मर्दानगी नहीं समझिएगा। औरत के कंसेंट को भी उतना ही अहमियत दीजिएगा जितना आप अपनी डिज़ायर को देते हैं। प्रेम के नाम पर पैट्रियार्कियल वाहियात न फैलाइएगा जिससे लड़की का खुली फजा में सांस लेना भी दुश्वार हो जाए। प्रेम उसी रूप में कीजिएगा जिस रूप में प्रेमिका पहले से है। आपका प्रेम कहीं उसकी प्रायोरिटीज़ न बदल दे। और सब टूट जाने के बाद चरित्र हनन मत कीजिएगा। निजी तस्वीरों का भय दिखा के फिजिकल बेनिफिट्स नहीं लीजिएगा। जब इससे भी आपके अंदर का दोगलापन संतुष्ट न हो तो तस्वीरें पॉर्न साइट्स पे मत डाल लीजिएगा। उसके फ़ोन नंबर को लोकल ट्रेन के वॉशरूम की दीवार पे मत लिखिएगा। अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना आपके हाथ में है। अगर आप ऐसे हैं तो आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ही लीजिएगा, बेहतर है, परंतु उसे खुशी से रहने दीजिएगा। बदलिए खुद को ताकि कल कोई लेखक अपने नावल में जब वफादारी का जिक्र करे तो कुत्ते के बजाय आपका नाम ले। आपको यह समझना होगा कि प्रेम अभिलाषाओं का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं है जिसे आप गिफ्ट हैम्पर्स, टेडी बियर्स और चंद डार्क चॉकलेट्स की गहराई तक सीमित रख देना चाहते हैं। प्रेम इन सब से कहीं आगे है जो रोज़ बरोज़ हमसे दूर होता जा रहा है और हम खुशी खुशी बर्बाद होते जा रहे हैं। डॉक्टर कुमार विश्वास ने कहीं न कहीं इन्हीं बातों को जहन में रख के ये कहा था कभी कि प्यार जब जिस्म की चीखों में दफन हो जाए, ओढ़नी इस तरह उलझे कि कफन हो जाए। थैंक यू फॉर गिविंग मी अ पेशेंस हियरिंग। हैप्पी वैलेंटाइन।